Dear students, today's topic is production function. In the last lecture, we discussed the inputs land, labor, capital, and organization. When these inputs are used to produce anything, that anything is called output. So this input becoming output is the process that is called production function. Now, if a producer wants to increase its output, he increases it either in short run or in long run. If the time available to a producer is short, so he uses the strategy of increasing the variable factor. And in short run, the variable factor is generally labor. So he increases the quantity of labor in order to produce more output. Whereas in long run, which means that he has the longer time to increase his output, all factors become variable. Either it is land or capital or organization. He can increase or enhance the premises. He can change the technology. He can change the organizational structure. So he can bring about change in all factors of production in order to increase the output. So let us discuss first that he wants to increase output in short run. So there are some laws which covers the short run production function. These laws are law of variable proportion, law of increasing return, law of constant return, and law of diminishing return. Let us discuss the law of variable proportion first. The first definition that is given by Paul Samuelson. An increase in some inputs. Here some inputs means labor. So when we increase the quantity of labor relative to other fixed inputs, which means that other inputs remain same. In a given state of technology also remains same. So when we increase some inputs, this will cause output to increase. ऐसे समझ लें कि हमने स्टार्ट कहाँ से लिया, एन इंक्रीज इन सम इनपुट्स, अब बाकी छोड़ दें. इसके बाद पढ़ें विल कॉज आउटपुट टू इंक्रीज. यानी जब हम लेबर में इजाफा करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारी आउटपुट में इजाफा हो जाता है. बट आफ्टर अ पॉइंट, लेकिन एक ख़ास पॉइंट के बाद द एक्स्ट्रा आउटपुट, वो एक्स्ट्रा आउटपुट, अब एक्स्ट्रा आउटपुट किसे कहते हैं, इजाफी यूनिट के लगाने से जो टोटल प्रोडक्ट में इजाफा होता है उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा आउटपुट, यानी मार्जिनल प्रोडक्ट. तो आफ्टर अ पॉइंट द मार्जिनल प्रोडक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द सेम एडिशन ऑफ इनपुट, यानी उसी किस्म की इनपुट के लगाने से, उसी किस्म की लेबर का यूनिट लगाने से, जो पहले हमने लेबर का यूनिट लगाया था अब फिर भी अगेन उसी किस्म की लेबर हम लगाते हैं, तो क्या होता है, विल बिकम लेस एंड लेस. हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट कम होती चली जाती है. इट मीन्स कि जब हमने लेबर की क्वांटिटी में इजाफा किया तो स्टार्ट में तो हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट में इजाफा हुआ, लेकिन उसके बाद कम होती चली गई मार्जिनल प्रोडक्ट. अब इसको और आसान अल्फाज में ज़रा सुनिए. नीचे जो सेकंड डेफिनेशन है, ये इसी डेफिनेशन को सिंपल करके लिखा गया है. वो क्या है, व्हेन द क्वांटिटी ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर इज इंक्रीज्ड. वेरिएबल फैक्टर आपको पहले भी मैंने बताया, लेबर. तो व्हेन द क्वांटिटी ऑफ लेबर इज इंक्रीज्ड, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी लैंड, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन. तो क्या होगा, जब हम क्वांटिटी में इजाफा करेंगे लेबर की, मार्जिनल प्रोडक्ट फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिमिनिशेस.
तो मार्जिनल प्रोडक्ट पहले बढ़ती है और उसके बाद कम होना शुरू हो जाती है। अब नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, इसमें एक स्केड्यूल बनाया गया है। उस स्केड्यूल में 5 कॉलम है। फर्स्ट यूनिट ऑफ लेबर, सेकंड टोटल प्रोडक्ट, देन मार्जिनल प्रोडक्ट, देन नेचर ऑफ रिटर्न एंड देन एवरेज प्रोडक्ट। अब आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये जो टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखें, जब आप लेबर के इजाफी यूनिट लगाते हैं ना, तो हमारी जितनी भी टोटल प्रोडक्ट होती है उसमें कुछ इजाफा तो होगा, ज़ाहिर है, लेबर के लगाने से। पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि शॉर्ट रन में सिर्फ लेबर ही वेरिएबल है, और जब हम लेबर की मिकदार में इजाफा करेंगे तो प्रोडक्शन तो बढ़ेगी। अब टोटल प्रोडक्ट पहले थी 10, अब आपने एक और यूनिट ऑफ लेबर लगाया, तो अब आपकी प्रोडक्शन कितनी हो गई है? 30। इसका मतलब है सेकंड यूनिट ऑफ लेबर लगाने से, यानी दूसरी लेबर की इकाई जो आपने लगाई है, दूसरा वर्कर जो आपने ऐड किया है प्रोडक्शन प्रोसेस में, उसकी वजह से इजाफा कितना हुआ? 20 का। दिस इज़ द मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट इसको भी कहते हैं कि द एडिशन टू द टोटल प्रोडक्ट बाय एम्प्लॉइंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर। अब आपने थर्ड यूनिट लगाया तो क्या हुआ? 45। इसका मतलब है 30 से 45 तक कितने इजाफा है? 15 यूनिट का। ये इसकी मार्जिनल प्रोडक्ट है थर्ड यूनिट की। अब फोर्थ यूनिट ऑफ लेबर जो है उसकी वजह से इजाफा कितना होता है? तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि 50 टोटल प्रोडक्ट है, और जब हमने फोर्थ यूनिट लगाया तो देखें टोटल आपकी कितनी हो गई? 45 से 50। इसका मतलब ये हुआ कि 5 यूनिट्स टोटल आउटपुट में इजाफा हो रहा है। फिर फिफ्थ यूनिट लगाने से क्या होता है कि फिफ्थ यूनिट लगाने से टोटल हमारी उतनी की उतनी रहती है। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्जिनल प्रोडक्ट 0। फिर हम छठा यूनिट लगाते हैं। अब छठा यूनिट लगाने से क्या हुआ? 50 से कम होकर 45 हो गई। इसका मतलब है मार्जिनल प्रोडक्ट -5। सातवां यूनिट लगाएं तो 35 है टोटल। इसका मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट -10 है। अब एवरेज जब आप मालूम करते हैं तो कैसे करते हैं? टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ लेबर। 10 डिवाइडेड बाय 1 10, 30 डिवाइडेड बाय 2 15, 45 डिवाइडेड बाय 3 15, 50 डिवाइडेड बाय 4 12.5, 50 डिवाइडेड बाय 5 10, 45 डिवाइडेड बाय 6 7.5 और 35 डिवाइडेड बाय 7 5। अब जब आपकी टोटल प्रोडक्ट 10 से 30 हुई, मार्जिनल 10 से 20 हुई, तो ये फेज़ कहलाता है इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न का। यानी जब इजाफी यूनिट लगाने से, लेबर की इजाफी यूनिट लगाने से मार्जिनल प्रोडक्ट में इजाफा हो, तो ये कौन सी फेज़ है? इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न का फेज़ है ये। और नेक्स्ट देखें, इस लाइन के बाद थर्ड यूनिट ऑफ लेबर, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ तक क्या हो रहा है? मार्जिनल प्रोडक्ट कम होती चली जा रही है। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। और फिर इसके बाद जो लाइन है उसके नीचे देखिए छठा और सातवां यूनिट, उसमें क्या लिखा है? नेगेटिव मार्जिनल रिटर्न। अब इसमें क्या हो रहा है? अभी मार्जिनल प्रोडक्ट 0 से भी कम हो गई, नेगेटिव हो गई। अपेरेंटली ऐसा हो ये नज़र तो आ रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता कि कोई भी प्रोड्यूसर नेगेटिव रिटर्न में ऑपरेट कर रहा हो। प्रोड्यूसर कहाँ ऑपरेट करता है? ये 3 स्टेजेस हैं जो इसके बाद डायग्राम आप पहले देख लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इन तीनों स्टेजेस में कौन सी स्टेज होती है जिसमें प्रोड्यूसर को ऑपरेट करना चाहिए। अब आप देखिए डायग्राम में, जहाँ एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट दोनों आपस में मिलते हैं, बराबर होते हैं, ये कौन सी पॉइंट है? ये थर्ड यूनिट ऑफ लेबर है। यहाँ दोनों मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट की लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ तक ये फर्स्ट स्टेज कहलाती है। सेकंड स्टेज कहाँ तक होती है? देखिए एम पॉइंट डायग्राम में, यहाँ तक सेकंड स्टेज है। और थर्ड स्टेज कौन सी है? एम के बाद जो नीचे प्रोडक्शन
टोटल प्रोडक्ट नीचे जा रही है, ये कौन सी है? ये है नेगेटिव रिटर्न की स्टेज। अब ये जो 3 स्टेजेस हैं, इनमें से कौन सी स्टेज है जो सबसे अच्छी स्टेज होती है? एक बात याद रखिए कि जो प्रोड्यूसर है स्टार्ट में जब अपने बिज़नेस को एक्सपैंड कर रहा होता है तो उसे मार्जिनल प्रॉफिट जो होता है ना, वो ज़्यादा नज़र आ रहा होता है, लेकिन टोटल प्रॉफिट उसका उस वक्त कम होता है। अगर वो बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए और वहाँ तक पहुँच जाए जहाँ उसकी मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू आपस में बराबर हो, तो वो ऐसी स्टेज होती है जहाँ उसका टोटल प्रॉफिट ज़्यादा होता है। अब कौन सी स्टेज इकोनॉमिकल है, सही है, सूटेबल है प्रोड्यूसर के लिए, कौन सी स्टेज नॉट सूटेबल है प्रोड्यूसर के लिए, ये मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट स्टेज भी अनइकोनॉमिकल है और थर्ड स्टेज भी अनइकोनॉमिकल है। क्यों? फर्स्ट क्यों भाई अनइकोनॉमिकल है? वो इसलिए अनइकोनॉमिकल है कि यहाँ उसका टोटल प्रॉफिट कम है, हालांकि पर यूनिट प्रॉफिट उसका ज़्यादा है। अभी वो और यूनिट ऑफ लेबर लगाता चला जाए तो इस तरह से उसको अपना टोटल प्रॉफिट ज़्यादा कर सकता है। यानी अनइकोनॉमिकल किस बुनियाद पे हुई? कि उसका टोटल प्रॉफिट कम है, नुकसान नहीं हो रहा उसको। थर्ड स्टेज अनइकोनॉमिकल क्यों है? क्योंकि उसको लॉस हो रहा है, यहाँ उसकी मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है और मार्जिनल रेवेन्यू कम है। यानी इजाफी यूनिट बनाने पे कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, जबकि उस इजाफी यूनिट के सेल करने से उसको रेवेन्यू या प्राइस कम मिल रही है, लिहाजा यह तो लॉस है। ये तो नेगेटिव रिटर्न वाली स्टेज है, तो है ही टोटल अनइकोनॉमिकल ना। तो फर्स्ट स्टेज भी अनइकोनॉमिकल इसी बुनियाद पे कहलाई कि वहाँ उसका टोटल प्रॉफिट कम हो रहा है। अब सेकंड स्टेज क्यों इकोनॉमिकल है? बिकॉज हेयर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। दिस इज द मोस्ट सूटेबल स्टेज फॉर द प्रोड्यूसर। अब इसमें ये जो हमने अभी डिस्कस किया टेबल और डायग्राम, इसमें आप देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, these are the 5 points which explain the table and diagram. क्या? फर्स्ट पॉइंट देखें, when average product increases marginal product also increases but sharply। यानी एवरेज प्रोडक्ट जब बढ़ रही है ना तो मार्जिनल तेज़ी से बढ़ती है। when average product decreases marginal product decreases but sharply। ये सेकंड पॉइंट है। यानी एवरेज प्रोडक्ट जब कम हो रही है तो मार्जिनल प्रोडक्ट कम हो रही है, लेकिन तेज़ी से कम हो रही है। यानी एवरेज में इजाफा आहिस्ता आहिस्ता होता है और कमी भी आहिस्ता आहिस्ता होती है, जबकि मार्जिनल प्रोडक्ट में इजाफा भी तेज़ी से होता है और कमी भी तेज़ी से होती है। ये टेबल और डायग्राम दोनों में आप देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, व्हेन एवरेज प्रोडक्ट इज़ मैक्सिमम इट विल बी इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट। तो ये आपको नज़र भी आ रहा है डायग्राम में भी, जहाँ मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट एक दूसरे को कता कर रहे हैं। ये पॉइंट वो है जहाँ ये थर्ड पॉइंट एवरेज प्रोडक्ट इज़ मैक्सिमम इट इज़ इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट। फिर फोर्थ पॉइंट देखिए, ये डायग्राम में देखें एम पॉइंट, यहाँ क्या है? मार्जिनल प्रोडक्ट ज़ीरो है तो टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम है। और फिफ्थ पॉइंट में क्या है? व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम्स नेगेटिव टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट्स डिमिनिशिंग। यानी मार्जिनल प्रोडक्ट जब नेगेटिव हो रही है तो टोटल प्रोडक्ट कम होना शुरू हो जाती है। तो ये तीनों स्टेजेस भी मैंने आपको बता दी और ये एक्सप्लेनेशन टेबल और डायग्राम की मैंने आपको बता दी। अब आगे देखिए assumptions ऑफ द लॉ। आप सब जानते हैं कि लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स आर वैलिड ओनली अंडर सर्टेन assumptions। विदाउट these assumptions we cannot prove the laws of economics। इसी तरह लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी है। assumptions लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अंडर सर्टेन assumptions आप उसको प्रूव कर सकते हैं। वो कौन सी assumption है? वो यहाँ दी गई हैं। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी पहली assumption है। इसका मतलब क्या है? द टेक्नोलॉजी रिमेन सेम। स्टार्ट में डेफिनेशन में ही आपको मैंने बता दिया था कि देयर शुड बी नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। सेकंड क्या दिया गया कि वी एज्यूम दैट देयर इज़ ओनली वन वेरिएबल फैक्टर एंड दैट इज़ लेबर। ये भी मैंने आपको बताया
कि इस लॉ में हम क्या करते हैं, हम लेबर को वेरिएबल फैक्टर लेते हैं एंड अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, जैसे लैंड है, कैपिटल है, ऑर्गेनाइजेशन है। थर्ड पे लिखा है होमोजेनियस यूनिट्स। ये किसके यूनिट्स हैं? यूनिट्स ऑफ लेबर। ये भी मैंने आपको बताया था कि ऑल यूनिट्स ऑफ लेबर आर एज्यूम्ड टू बी होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब सेम। अब सेम कैसे होते हैं? सेम इन एफिशिएंसी एंड स्किल। प्रैक्टिकली तो ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये ऐसा एज्यूम किया गया है कि तमाम वर्कर्स दे आर सेम इन एफिशिएंसी एंड स्किल। अब फोर्थ पॉइंट देखिए, नो एप्लीकेशन इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन किसका? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें तीन तो कांस्टेंट है, चौथा फैक्टर है लेबर का जो कि वेरिएबल है, बाकी तीनों फिक्स्ड है। अब प्रोपोर्शन वेरिएबल कैसे होती है? जब हम यूनिट्स ऑफ लेबर को इंक्रीज करते हैं। व्हेन वी इंक्रीज द यूनिट्स ऑफ लेबर, ये जो प्रोपोर्शन है इट बिकम्स वेरिएबल। तो दिस लॉ इज एप्लीकेबल व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ फैक्टर्स इज वेरिएबल। इफ factors of productions are not combined in variable proportion but in fixed proportion, this law will not be applicable. इसकी मैं आसान से आपको मिसाल देता हूँ। आप जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं तो वहाँ एक ड्राइवर है ना, क्या दूसरा ड्राइवर लगाने से उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी? कतन भी नहीं। उसी स्पीड से चलेगी गाड़ी जिस स्पीड से पहले चल रही है, या अगर उसमें स्पीड में इजाफा भी करना होगा तो एक ही ड्राइवर काफ़ी है। इसका मतलब क्या हुआ? एक गाड़ी एक ड्राइवर। अब ऐसा नहीं हो सकता कि दो ड्राइवर हों तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। नो, नॉट एट ऑल। इसका मतलब है ये जो प्रोपोर्शन है, एक वर्कर एक व्हीकल, ये प्रोपोर्शन फिक्स प्रोपोर्शन है। ऐसी सूरत हाल में जिस प्रोडक्शन प्रोसेस में यूनिट ऑफ लेबर में इजाफा ना किया जा सकता हो उसे क्या कहेंगे? फिक्स्ड प्रोपोर्शन। तो दिस लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। और पांचवा और आखिरी पॉइंट इसके एजम्पशंस में जो दिया गया है वो है कि दिस एनालिसिस ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन इज़ शॉर्ट रन एनालिसिस। तो हमें पर मालूम है कि ये शॉर्ट रन है क्योंकि इसमें हमने तीनों फैक्टर्स को तो कांस्टेंट लिया है, एक ही फैक्टर है वेरिएबल और वो है लेबर। अगर ये लॉन्ग रन होता तो फिर क्या कम करते? हम तमाम फैक्टर्स को वेरिएबल कंसीडर करते। चूँकि तीन फैक्टर कांस्टेंट है और एक ही फैक्टर वेरिएबल है, लिहाजा ये कौन सा एनालिसिस है? शॉर्ट एनालिसिस। तो दिस इज़ द शॉर्ट एनालिसिस ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें क्या दिया गया है? इम्पॉर्टेंस। अब दिस लॉ इज़ इम्पॉर्टेंट in production function, in understanding the production function, how production function works. Second point है economical production। इसका मतलब क्या है कि the producer can easily find out where the economical stage comes। आपको याद होगा हमने पीछे पढ़ा था कि second stage is the economical stage where marginal cost is equal to marginal revenue। तो मार्जिनल प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है, यानी मार्जिनल कॉस्ट किसके बराबर है? मार्जिनल रेवेन्यू के, यानी जितने की वो चीज़ हम फ़रोख्त कर रहे हैं। इसी तरह तीसरा पॉइंट इसमें दिया गया एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है एग्रीकल्चर पे भी एप्लीकेबल है, इंडस्ट्री पे भी एप्लीकेबल है। अब हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव 10 एकड़ पीस ऑफ लैंड एंड वी रिक्वायर ओनली 5 यूनिट्स ऑफ लेबर। अब एक यूनिट ऑफ लेबर अगर आपने लगाया हुआ है तो आपकी प्रोडक्शन कम होगी। एंड व्हेन यू गो ऑन इंक्रीजिंग द यूनिट्स ऑफ लेबर, यानी 2, 3, 4, 5, जब तक 5 तक नहीं पहुंचेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ती चली जाएगी। अगर आप 6 लगाएंगे तो क्या होगा? टोटल प्रोडक्ट में इजाफा होगा लेकिन मार्जिनल में नहीं होगा। 7वां लगाएंगे मार्जिनल और कम हो जाएगी, टोटल तो बढ़ेगी। तो ये इसका मतलब है अप टू सर्टन एक्सटेंट। और वो कौन सा होता है कि व्हेन यू हैव नॉट यूज्ड द प्रॉपर नंबर ऑफ वर्कर्स इन द एग्रीकल्चर। तो जब तक आप
पूरी तादाद में लेबर वहाँ नहीं लगाते, तब तक इसका मतलब है मार्जिनल प्रोडक्ट में इजाफे की गुंजाइश मौजूद है। जब आप 5 वर्कर लगा चुके फॉर एग्ज़ाम्पल, तो फिर ये सैचुरेट हो गई। अब यहाँ आप एक और वर्कर लगाएंगे तो क्या होगा, टोटल तो शायद बढ़ जाएगी, लेकिन मार्जिनल में कमी होने, यकीनन कमी होना शुरू हो जाएगी। इंडस्ट्री की भी ऐसी ही सूरत हाल है। अब इंडस्ट्री में कैसे अप्लाई करता है कि स्टार्ट में फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उसको पूरी कैपेसिटी के साथ नहीं चला रहे उस फैक्ट्री को, उस मशीन को। अब आप उसको जैसे जैसे उसमें वर्कर लगाते चले जाएंगे, वो बेहतर से बेहतर मशीनरी इस्तेमाल होती चली जाएगी, आपकी मार्जिनल कॉस्ट कम होती चली जाएगी। अब जब मार्जिनल कॉस्ट कम होती है ना, तो मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ती है। तो इससे क्या है, इससे आप मार्जिनल प्रोडक्ट में इजाफा हो रहा है स्टार्ट में। उसके बाद क्या है कि एक स्टेज आती है जब वो मशीनरी पूरी तरह से इस्तेमाल में आ जाती है। उसके बाद अगर और यूनिट लगाएंगे तो क्या होगा, टोटल में तो शायद इजाफा हो कुछ, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट कम होना शुरू हो जाएगी। तो गोया दिस लॉ इज़ आल्सो एप्लीकेबल इन इंडस्ट्री। अब फोर्थ पॉइंट इसमें है बेटर इंटरनल मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या है कि दिस लॉ गाइड्स अस हाउ वी कैन मैनेज द प्रोडक्शन प्रोसेस इन अ प्रॉपर वे। ये जो इंटरनल मैनेजमेंट है ना, कि कितने यूनिट्स हम लेबर के लगाएं और मशीनरी को कैसे प्रॉपरली यूटिलाइज करें, इस लॉ से हमें पता चलता है। क्योंकि अगर हम प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे तो हमें इकोनॉमीज़ ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन हासिल होंगी। और ये इकोनॉमी क्या होती हैं कि जो हमें छोटे छोटे फ़ायदे हासिल होते हैं ना इंडस्ट्री में प्रोडक्शन में इजाफा करने से, वो हमें प्रॉपर जब अवेल होना शुरू हो जाते हैं, हमारी कॉस्ट कम होती है। तो दिस इज़ द बेटर इंटरनल मैनेजमेंट। So thank you very much for today's lecture.